चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, सब कुछ ओके? हाँ, एनीथिंग इज ओके। रोहन आर यू लेटर? ओके यार, होता है। हाँ, सब कुछ परफेक्टली है। रोहन जस्ट मिड लाइट, आई थिंक लाइट सो यस। हाँ चलिए सब ठीक है, ओके। तो हर दिन के भांति आज दिन भी हम आ गए हैं। देखिए हम लोग ऑलरेडी बीएसटी का जो फर्स्ट सेट था उसका शॉर्ट क्वेश्चन यानी सॉरी ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास जो पढ़े तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये है हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपको याद करने में ईजी पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गया शॉर्ट का 39। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ एक्सप्लेन, ठीक है। समन्वय प्रबंधक का सार है, कैसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यह हम लोग का क्वेश्चन है। आंसर में देखिए क्या बताया गया कि कोऑर्डिनेशन मेन यूटिलिटी और इंटेलिजेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल अचीव द कॉमन गोल इज कॉल्ड एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज इट्स अ नीड द ऑल लीव ऑफ मैनेजमेंट top, middle, lower, and it's required very functional management for planning, organization, staffing, and direction and controlling. Without coordination, work become short and goal cannot be achieved. देखिए पहले कोऑर्डिनेशन जैसे हिंदी में आप बताया गया समन्वय यानी सिंपल होता तालमेल। देखिए जब भी जैसे यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि जो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, जब भी मैनेजमेंट में काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंटल रहता है, डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंट बी, इस टाइप का बहुत सा डिपार्टमेंटल रहता है। उसको का इकट्ठा करके सबको एक साथ करके कंपनी का जो मेन गोल है उसको अचीव करना, इसीलिए बताया गया कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरत का चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया चाहे वो आपका मैनेजमेंट टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्या है कि टॉप लेवल में अलग व्यक्ति काम करता है, मिडिल में और लो में और, तो सबको आपको एक साथ लेके काम करना है। इसीलिए बताया गया जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंशियल है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पर जैसे फंक्शनल मैनेजमेंट जो हो गया, जैसे तो हो गया ऑल नीड के लिए, ऑल टाइप का लेवल की। और फंक्शनल मैनेजमेंट चाहे को प्लानिंग करना हो, चाहे को ऑर्गेनाइजेशन करना हो, चाहे को स्टाफिंग करना हो, चाहे डायरेक्शन करना हो, सबके लिए आपको कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या बताया गया, देखिए समन्वय का अर्थ व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विभागों और कर्मचारियों को कार्यों को तालमेल बैठाना। मतलब हिंदी में क्या बताया, वही चीज़ बताया गया कि देखिए अलग अलग विभाग रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है और अलग अलग कर्मचारी। हर डिपार्टमेंट सबका एक टाइप का कर्मचारी का नेचर नहीं होता है, मगर सबको इकट्ठा करके भैया कंपनी का ये गोल है, तुमको अचीव करना है या तुम लोग को अचीव करना है। यही काम कौन करवाता है, ये हम लोग का कौन कराता है, हम लोग जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन या हिंदी में समन्वय बोलते हैं। जैसे ये मतलब ये जो हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन है या समन्वय है, चाहे वो उच्च हो, मध्य हो, निम्न हो, सब टाइप का प्रबंधक में ये जरूरत पड़ता है। अगर आप प्रबंधक के काम करेंगे, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, निर्देशन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट, बिना अगर इसको हम करते हैं, अगर इसको करेंगे, अगर हम लोग सोच रहे हैं बिना कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, हो ही नहीं पाएगा, आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा, आपको कंपनी का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बताया गया क्वेश्चन में कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का सबसे एसेंशियल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग आंसर क्लियर है, आप लोग कमेंट में कीजिए, फिर आगे बताएंगे। जल्दी करिए आप लोग, प्लीज कमेंट वेरी फास्ट। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, यानी समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। तो यहाँ पर टाइम स्टडी समय अध्ययन, इट इज मीन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर कंप्लीट ए स्पेशल टास्क एंड इट्स ऑब्जेक्ट टू फिक्स टारगेट फॉर द डे ऑफ वर्क। मतलब क्या कि जो हम लोग का स्टडी है यानी समय स्टडी यानी समय अध्ययन, ये बताता है
कि भाई हर एक जो वर्कर रहता है, एक उसका समय दिया रहता है, उस समय के अंदर वो क्या क्या काम कर ले रहा, क्या क्या कर ले रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। यानी एक दिन या एक जो भी उसका समय दिया रहता है वो के अंदर वो क्या कर रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। नेक्स्ट वन यहाँ पर मोशन यानी गति, यानी किस स्पीड से वो कर रहा। पहले हो गया टाइम, कितना टाइम यूज कर रहा है, सेकंड हो गया कितना स्पीड से वो काम कर रहा। जैसे यहाँ पर बताइए, इट्स ऑब्जर्व अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द वर्कर विल बी डन इट द जॉब एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट अननेसेसरी मूवमेंट एंड सेव दस एनर्जी। देखिए जब काम जब कर रहा, जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग टाइम स्टडी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा, हम काम करने टाइम वो कितना बेकार का काम कर रहा, बेकार का जो चीज कर रहा है जिसमें वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसको हटाना है। ये हम लोग कहाँ बताया था, मोशन यानी सॉरी गति अध्ययन में, ठीक है, यानी मोशन स्टडी में बताया गया। यानी जब काम करने का टाइम जो उसका एक्स्ट्रा चीज जब सबको हटा देना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस क्लियर है। इस टाइम स्टडी यानी समय के अंदर करना, और इसमें क्या हो गया, जो काम करने का टाइम जो अननेसेसरी वो एक्टिविटीज करता है जिसमें उसका एनर्जी वेस्ट होता है काम का, उसको स्टॉप करना है, ठीक है। चलिए हिंदी में क्या बताया देख लेते हैं। समय अध्ययन, इसका उद्देश्य किसी काम को पूरा करने वाला स्टैंडर्ड मापा जाता है ताकि दिन भर में लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। मतलब जो भी वो दिन भर में जो एक दिया जाता है उस टास्क को पूरा करना है, वही चीज हिंदी में बताएगा। चलिए इसमें हम लोग का सॉरी नेक्स्ट वन, गति अध्ययन, इसका उद्देश्य काम करते समय कर्मचारी द्वारा की जाने वाली बेकार हलचलों या गतिविधियों पहचान कर खत्म करना जिससे ऊर्जा समय दोनों की बचे। मतलब ये दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइम स्टडी यानी समय अध्ययन में क्या बताया गया कि एक समय दिया रहेगा, उस समय के अंदर आपको पूरा काम कर देना है। यहाँ पर क्या बता रहा है, भैया आप जो काम कर रहे हो वो सही सही कीजिए, अगर मान लीजिए कहीं पर जो उसका वेस्टेज टाइम कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्लियर आप लोग को, बताइए आप लोग, रोहन, गणेश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी व्यावसायिक पर्यावरण के किन्हीं 3 महत्व को प्रकाश डालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए यानी बिजनेस करने के लिए कौन कौन चीज जो होता है वो 3 को पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज बताने बोला है, ठीक है। चलिए फर्स्ट बताया गया है द इम्पॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, फर्स्ट मूव द एडवांटेज हेल्प द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी एंड ईयरली टू गेट अचीव द कम्पिटिटर। देखिए यहाँ पर बता, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बताया गया कि भैया जो आप काम कर रहे हैं या जिस सेक्टर में है तो उस सेक्टर का पहला आप देखिए, यहाँ पर बताया गया, देखिए आपका क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी जल्दी से आप ग्रैब कर लीजिए, जल्दी से उसको ले लीजिए, जिससे कि आप अपने कम्पिटिटर के आगे निकल पाए। सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया, weekend ceiling लिखा, help the individual can complete think risks early, promote the measure of can be takes। थर्ड पॉइंट बताया गया according achieve adapt change to how help easily adjust to fast changing market condition। हिंदी में क्या बताया देखिए, ओहो चलिए यहाँ पर ये वाला हम लोग बता दिए। पहले अवसरों का लाभ यानी बिजनेस बताया गया, अच्छा पूरा स्पष्ट किया गया, इससे बाजार में नए अवसरों को पहचान कर सबसे पहले प्रतिस्पर्धा आगे निकालने की मदद मिलती है। यानी जब भी आप यहाँ पर बताएगा पहल के अवसर लाभ, पहल का मतलब क्या, अपने से आपको खुद पहल करना का मतलब क्या, अपने से आपको खोजना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो मार्केट में जो नया जो अपॉर्चुनिटी है या जो भी अवसर है उसको आप इजीली जल्दी से अचीव कर पाएँ, और उसको जो आप है पहले प्रतिस्पर्धा यानी जो आपके कंपटीटर है उससे ज़्यादा पहले अचीव कर पाएँ। सेकंड बताया गया चेतावनी के संकेत लिखा है, इससे भविष्य में आने वाले खतरों का पता चल जिससे सुरक्षा उपाय कर सकते। देखिए और सेकंड पॉइंट यहाँ क्या बताया गया बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इस बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि आप उससे पहले सतर्क हो जाएं और अपने बिजनेस को जैसे कैसे वो अगर कोई ख़राब समय आने वाला है, कोई ऐसा सिचुएशन आने वाला है तो उसको आप पहले ही मतलब उसको पहले आप उसको समझ के उसको पहले से उसका कुछ रास्ता या तैयार करने के लिए, जिससे कि आप वो में फंसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बदलाव के अनुसार ढलना, व्यापार में बाजार में रह बदलाव के साथ तालमेल बैठाए रखना मदद, ये सबको पता है।
कि भाई जो कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, तो आपको जो अभी बिजनेस जो मॉडल चल रहा है या फ्यूचर में जो मॉडल होने वाला है उसके अकॉर्डिंग में आपको काम करना। पिछला मॉडल लेकर चलिएगा तब बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो ये हो गया इसका 3 पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग क्लियर है? चलिए, ऑसम। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर बताएं आप लोग को, आई थिंक 3 क्वेश्चन बताए हैं, 39, 40। वो एक फ़ोन आ रहा है आप लोग का, जस्ट एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन रिसीव करके आप लोग को हम बोलते हैं। ठीक है, वेट। नेक्स्ट टाइम मैसेज कर देना। ठीक है, अच्छा आगे स्टूडेंट बोल रहा है जूम करने के लिए, आई थिंक इतना जूम। आप प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, रोहन कमेंट कीजिए, बताइए जूम सही है? थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़। रोहन, जूम कहते भैया, जूमिंग ठीक है? प्लीज़ जल्दी से आप कमेंट कीजिए, या इससे और क्या जाए जूम जल्दी, या और कोई कमेंट कीजिए, जूम सही है? ओके ठीक है, ओके। आप लोग बताइए, अभी हम 3 क्वेश्चन बताएं आप लोग को, 39, 40 और हाँ 39। ओ जस्ट मिनट, एक बताएं आप लोग को हम, हाँ 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। 39 एक हो गया हम लोग का, 39 और ओहो सक्सेस हो जाता है इसमें। एक बताएं आप लोग हम 39 बताएं, एक और 40 और आई थिंक ये 38 भी बताएं। हाँ 39 एक हो गया 40। हाँ आप लोग बताइए, ये 2 क्वेश्चन बताएं, इसमें सबको क्लियर है? ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हम लोग 3 क्वेश्चन बताएं, 39, 40, 41। आप लोग तीनों क्वेश्चन क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा भी समझा देंगे। जिसको कोई डाउट है जल्दी कमेंट कीजिए, अभी तुरंत समझा जाएगा आप लोग को। प्लीज़ कमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आप लोग इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताया गया, एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यानी अगर प्लानिंग हम लोग करेंगे, प्लानिंग में सबसे 3 को खराबी क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, क्या क्या सीमाएं या क्या क्या खराबी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हिंदी बदल नियोजन के 3 समस्या को बताएं। तो फर्स्ट बताया गया, पहले इंग्लिश हिंदी क्लियर कर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बताया गया डिजेस्टिव यानी कठोर, लिखा 1 प्लांट इज द मेड द डिफरेंट चार्ज हुई इज द रेजिस्टेंस द फिक्सिबल। सेकंड बताया कॉस्टली प्रोसेस, खर्चीला प्रक्रिया, मेकिंग प्लान रिक्वायर्ड टाइम, एक्सपेक्टेड एडवाइस एंड लॉट ए मनी। उसका बाद पॉइंट बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, डू नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, ए सक्सेसफुल प्लांट डज नॉट गारंटी टू सक्सेस इन द फ्यूचर सिचुएशन।
इसका हिंदी में क्या बताया गया, इसका हिंदी पढ़ लेते फिर डिस्कस करते हैं इसको। बताया गया कठोर, यानी योजना बन जाने के बाद उसमें बार बार बदलाव करना मुश्किल है। देखिए आप अभी जैसे आप कोई सिचुएशन मान के प्लानिंग किए कि भाई ये फ्यूचर में होने वाला है, मगर क्या हुआ कि आप जैसे सोचे थे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग में आप प्लानिंग किए, मगर वो सिचुएशन अभी अलग थोड़ा चेंज हो गया, तो क्या आप प्लानिंग में इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये एक प्लानिंग का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि योजना बन जाने के बाद उसमें बार बार बदलाव करना मुश्किल है, यानी अगर आप एक प्लानिंग बना चुके हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फर्स्ट ये हो गया लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सेकंड क्या बताया गया, खर्चीला, योजना बनाने में काफ़ी समय, विशेष सलाह का पैसा खर्चा। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अगर अलग अलग डिपार्टमेंटल बनाना पड़ेगा, अलग अलग स्टाफ रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या कंपनी के पास खर्चा ज़्यादा पड़ता है और समय भी लगता है। सोचिए आप ये प्लानिंग करेंगे फिर वो काम करेंगे, वायदे में आपका जो एम्प्लॉई है, जो प्लानिंग वाला जो आपका मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, उन लोग अगर प्लानिंग करने में आपको लेट किया तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट होगा कंपनी का, और आपका पैसा भी खराब होगा। क्लियर है। तो ये एक हो गया, यानी ये जो प्लानिंग है खर्चीला, यानी छोटा बिजनेस के लिए नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए प्रॉपर ये सूट करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सफलता गारंटी नहीं है। लिखा है जरूरी नहीं कि योजना अतीत के सफल हुआ तो भविष्य में हमेशा सफल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप पास्ट में कोई प्लानिंग किए थे और वो उसमें ज़बरदस्त आपको सक्सेस मिला था, तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाला आप जो प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए वो भी सक्सेस होगा, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेनिटी होता है, यानी जो हम लोग भविष्य अनिश्चितता से भरा हुआ रहता है। तो अगर लास्ट में कोई आप प्लानिंग किए हैं वो सक्सेस हुआ तो ये सक्सेस होगा, ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है। तो लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है। चलिए ये पॉइंट के क्वेश्चन क्लियर आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 बेनिफिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी भर्ती के आंतरिक स्रोतों का 3 लाभ लिखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, यानी जब कंपनी अपना एम्प्लॉय के अंदर ही रिक्वायरमेंट करेगा, यानी भर्ती करेगा, यानी कंपनी जो उसका पास एग्जिस्टिंग यानी ऑलरेडी जो उसका एम्प्लॉय है उसी को ही दोबारा वो भर्ती करेगा या उसको एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट करेगा, क्या फायदा होगा, यही क्वेश्चन बताया गया। ठीक है, जैसे हिंदी में देखिए लिखा गया भर्ती के आंतरिक स्रोतों के 3 लाभ बताया। आंतरिक का मतलब क्या होता है, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका एम्प्लॉय है उसको अगर भर्ती करेंगे तो उसको क्या क्या फायदा मिलेगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे डीपली, पहले वो पढ़ लेते उसके बाद। ठीक है, इकोनॉमिकली यानी कम खर्चे लेगा, इट सेव टाइम एंड मनी एज देयर नो नीड फॉर द एडवर्टीजमेंट। सेकंड पॉइंट बताया गया इंक्रीज द मोटिवेशन, लिखा प्रोमोट एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, बूस्टेड देयर मोरल एंड encourage ऑफ द देम वर्क हार्ड और नो नीड ऑपरेटर, लिखा एग्जिस्टिंग द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कंपनी एंड कटल एंड रूल्स। देखिए हिंदी में क्या बताया गया, कम सस्ता खर्चीला, इसमें विज्ञापन देने या लंबी प्रक्रिया जरूरत नहीं होता, जिससे कि पैसे और समय दोनों बचता है। देखिए अगर आप अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का जो एम्प्लॉय है, जो आपका पहले से एम्प्लॉय है, अगर उसी को आप काम में लेते हैं तो क्या होगा, पहले आपको जैसे अगर मान लेते आप अगर फ्रेशर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा कैंपस सिलेक्शन को, कॉलेज में जाना पड़ेगा, उन लोग वहाँ से उठाना पड़ेगा, या अगर मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे हम लोग का कैसे रेलवे का फॉर्म निकलता है, रेलवे एसएससी का फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म को अब निकालिएगा, उसका एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर उसको काम में लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या लंबा, ऊपर से खर्चीला। तो ये एक फायदा होता है, अगर आप इंटरनल एम्प्लॉई को अगर काम में लगाते हैं तो ये सब खर्चा और टाइम दोनों आपका बचता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर क्या बताया गया 2, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और जब पुराने कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रोमोट मिलता है तो वो अधिक लगन से काम करता है। अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग कोई आपका एम्प्लॉय है, उसको आप अलग पोस्ट बढ़ा देते हैं, पोस्ट उसको बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, उसको अपने आप को मोटिवेट मिलता है कि भाई देखिए हम कंपनी में काम किए तो कंपनी हमको क्या अपना पोस्ट बढ़ा कर दिया। क्लियर है, जिससे क्या वो अपने आप मॉडिफाई होके अपने आप वो अभिप्रेरणा लेके या मुझे होके क्या कर अधिक लगन से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंपनी के लिए वो बेटर काम करेगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेनिंग की कम जरूरत, पुराने कर्मचारी पहले से कंपनी का माहौल अब नियमों से अच्छे जानते हैं। मतलब क्या, जो ऑलरेडी आपका
एम्प्लॉई है या जो आपको ऑलरेडी आपका वर्कर है, काम कर रहा है, वो कंपनी के रूल रेगुलेशन पहले से पता है, तो खाली उसको नया जो पोस्ट में गया उसमें उसको क्या क्या करना, बस थोड़ा सा ही समझाना। मगर यही अगर आप नया एम्प्लॉय अगर लेते हैं तो उसमें क्या, उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा, यानी पहले उसको कंपनी का रूल रेगुलेशन ये सब भी बताना पड़ेगा। अब वो जिस पोस्ट में गया उस पोस्ट का भी अलग से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसमें क्या, आपका पुराना उसको सब रूल रेगुलेशन पता है, खाली आपको ट्रेनिंग दे, भाई आप इस पोस्ट में आए, इस पोस्ट में ये काम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, उसका टाइम बचता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर है? कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। पहले हम लोग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी समझते हैं। मॉनेटरी का मतलब भैया सिंपल होता है पैसा में, यानी पैसा वाला और बिना पैसा वाला मोटिवेशन। ठीक है, पैसा वाला मोटिवेशन क्या है और बिना पैसा वाला मोटिवेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। मॉनेटरी मोटिवेशन इंक्रीज incentive given the format of money for term of money motivation employee, example bonus, salary, increased allowance. Non monetary incentive that satisfy the physical or employee need, they are the money, example promotion, payers, job security. हिंदी में से क्या बताया गया, इसको भी कर लेते फिर समझाते इसको। मौद्रिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा जो कर्मचारी को पैसा या नगद के लाभ में रूप में दी जाती है, उदाहरण बोनस, वृद्धि भत्ता आदि। अमौद्रिक प्रेरणा वो प्रेरणा जो पैसे से संबंधित नहीं होते बल्कि सम्मान एवं सुरक्षा जुड़ी होती है, उदाहरण तारीफ, प्रशंसा, पदोन्नति या प्रमोट, नौकरी की सुरक्षा आदि। देखिए जैसे हम मोटिवेशन पढ़े, एक हम लोग क्या पढ़े, एक हम लोग पढ़े मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब अगर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, देखिए सबसे बड़ा, जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी का आएगा कब, जब वो एम्प्लॉय के लगेगा भाई उसका जितना ज़रूरत है वो कंपनी उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, चाहे वो जो भी, इसलिए देखिएगा ना, हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी रहता है, जो टाटा हो, बीसीएल हो या सेल हो, जो भी कंपनी रहता है तो वो क्या करता है, अपना स्कूल खोल देता है अपने नाम पे, हॉस्पिटल खोलता है। किस लिए, काहे कि वो चाहता है कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो उसको सब टाइप का सुविधा मिले या सब टाइप का मोटिवेशन मिले, जैसे वो काम में आए। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है, अगर मान लेते उसको फॉर एग्जांपल इसको अगर बच्चा बहुत दूर में पढ़ता है तो थोड़ी पहले जाएगा, पहले क्या करेगा, वो बच्चा को स्कूल छोड़ने जाएगा, उसके बाद काम में आएगा। या उसका मान लो वो भी सिचुएशन सही रहता है, अगर मान लेते हैं उसका घर में किसी तबीयत खराब हो गई, जब माँ या किसी की तबीयत खराब हो गया तो पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसके बाद वो काम में आएगा। इसलिए कंपनी क्या, भैया तेरे घर के सामने हम स्कूल भी कर दिए, तेरे घर के सामने हम हॉस्पिटल बना दिया, अगर तुमको दिक्कत हॉस्पिटल में देख के आओ, ठीक है, उसके बाद तुम काम है। इसमें क्या होगा, वो इजीली अच्छा से काम कर पाए, इसी को बोलता है मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन जो होता है, यानी सिंपल बात है, जो आपका एम्प्लॉय आपका कंपनी में जो काम कर रहा है तो वो अपना समझ से काम तभी करेगा जब उसको सब पूरा हो गया। यानी मोटिवेशन यानी पैसा वाला और नॉन पैसा वाला दोनों, पैसा का दोनों, उसको अगर मोटिवेशन पूरा होगा तो ईजिली आपका अच्छा से वो वर्क करेगा। ठीक है, कौन, आपका एम्प्लॉय। तो यहाँ पर बताया गया जैसे कि एक पैसा संबंधित होता है, पैसा संबंधित मतलब क्या, जैसे अगर काम करे तो उसको टाइमली उसको सैलरी मिल जाना, ठीक है, सैलरी मिलना, बोनस मिलना, अलाउंस मिलना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी, यानी जो पैसा में मिलता है। ठीक है, अब जो पैसा में नहीं मिलता है तो क्या क्या पैसा में नहीं मिलता है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा है नौकरी की सुरक्षा। ये हम लोग देखते हैं, अभी सब अधिकतर आदमी गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों जाता है, रीज़न वही है, नौकरी की सुरक्षा, कि भैया कुछ भी हो जाए मेरा नौकरी नहीं जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा वो हम लोग को जो है वो नॉन मॉनेटरी हम लोग का इंसेंटिव बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, तारीफ, या कोई फंक्शन बना के अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम किया तो उसको कोई सेमिनार बना के उसको सम्मानित कर देना। ठीक है, तो ये सब हो गया हम लोग मॉनेटरी का मतलब, जो कंपनी को पैसा में मिलता है वो मॉनेटरी, और जो पैसा में नहीं मिलता है जैसे हो गया उसका जॉब का सिक्योरिटी, ठीक है, उसका सम्मान करना, ये सब हो गया मेरा नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन 45, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला किन्हीं 3 कारों को व्याख्या कीजिए। पहले इसको हम लोग देखिए, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग के समझ में आ रहा, काम करने वाला पूंजी, यानी बिजनेस में काम करने वाला पूंजी का, काम करने वाला पूंजी का क्या क्या यहाँ पर बताया, क्या क्या
प्रभावित करने वाला, यानी उसको इफेक्ट करने वाला कारण बताइए। यानी सिंपल बात है, हम लोग वर्किंग कैपिटल क्यों रखें, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का मतलब यही हो गया। चलिए इसको आंसर इंग्लिश हिंदी पहले समय फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर जैसे बताया, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेट एंड फैक्ट्री एफर्टिंग इज द आर। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, चलिए नेचर ऑफ बिजनेस लिखा, ए ट्रेडिंग बिजनेस नीड लेस वर्किंग कैपिटल, विल द मैन्युफैक्चर बिजनेस नीड मोर। सेकंड पॉइंट बताया गया सेल ऑफ ऑपरेटिंग लिखा, लार्ज स्केल बिजनेस नीड टू मोर वर्किंग कैपिटल कंप्लीट द सेल ऑफ स्केल बिजनेस। और थर्ड पॉइंट बताया गया क्रेडिट अलाउंस, इफ बिजनेस सेल गुड्स एंड ऑन क्रेडिट रिक्वायरमेंट मोर वर्किंग कैपिटल। हिंदी में फर्स्ट बताया गया कार्यशील पूंजी वो पैसा जिसका आवश्यकता दैनिक खर्च रोजमर्रा के लिए काम होते हैं, ये प्रभावित करने में 3 कारक। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, व्यवसाय की प्रगति, व्यापार खरीदने बेचने वाले कंपनी कम होता है जबकि निर्माण या मैन्युफैक्चर कंपनी का अधिक कार्यशील पूंजी लगता है। देखिए अगर कोई दुकान है, यानी वो सामान कहीं से खरीदता है फिर कहीं पर और बेच देता है, कहीं से और खरीद के लाता है फिर और दुकान, जैसे होता है ना, पहले होलसेलर है, होलसेलर क्या किया, रिटेलर को बेचा, रिटेलर क्या किया, कस्टमर को बेचा। तो ये सब जो होता है इसमें जो वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरत कम पड़ता है, ठीक है। मगर आप मैन्युफैक्चर यानी आप कोई सामान बना रहे हैं तो आपको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यानी सिंपल बात है, अगर आपका जो बिजनेस है, अगर आपका जो बिजनेस यहाँ बताया गया है, अगर आपका खरीदने बेचने वाला वही आपका मतलब क्या बोलते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कम लगेगा। मगर आप मैन्युफैक्चर में आप कुछ बना रहे हैं, जैसे बताया गया मैन्युफैक्चर में, तो आपको जो वर्किंग कैपिटल सबसे ज़्यादा लगेगा। सेकंड कौन बताएगा, व्यापार के आकार, यानी बड़े पैमाने व्यापार अधिक परचेसल पूंजी लगती है और छोटे, ये तो सिंपल बता है कि वर्किंग कैपिटल होता है, आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, आपका छोटा है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ये तो पॉइंट ईजी सब है। लास्ट पॉइंट उधार नीति, यदि व्यापार ग्राहकों को ज़्यादा उधार बेचते हैं तो अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। देखिए अभी हम लोग के यहाँ का जो स्टैंडिंग है, जितना ये हम लोग का जो ग्रोसरी शॉप या राशन दुकान का, इस सब का स्ट्रेटजी क्या होता है, अधिकतर जो उधारी जो देता है वो क्या करता है, पहला तो एक पूंजी क्या होता है, जैसे वो स्टार्ट किया तो एक पूंजी चल गया उसको उधारी में, ठीक है। दूसरा पूंजी उसको बुलाने के लिए लगता है, ठीक है, मतलब दूसरा पूंजी वो मतलब पहला पूंजी खा लिया, ठीक है, दूसरा पूंजी उसके बाद वो थर्ड पूंजी लगता है। हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट जो पूंजी हुआ वो कस्टमर खा लिया, वो बहुत कम होता है, वापस होता है। सेकंड पूंजी जब लगाता है बिजनेसमैन, वो पूंजी का पैसा आता है, जो पूंजी का जो पैसा आएगा, जैसे फर्स्ट वाला तो कस्टमर खा दिया, ना के बराबर पैसा मिलता है, तो सेकंड वाला पूंजी उसका पैसा आता है। जब सेकंड वाला पूंजी पैसा आता है तो क्या होता है कि तब तो थर्ड का जरूरत पड़ जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर व्यापार बड़ा रहेगा तो उसका जो उधार वाला यानी अगर आप उधार आप जा दे रहे, जैसे एक ही बिजनेस है तो अगर उधार आप बेच रहे हैं तो आपका पूंजी 3 को लग जाएगा। फर्स्ट पूंजी कैसे लगेगा, फर्स्ट सिंपल बता दिए कि उधार वाला लोग खा लिया बहुत कम वापस, सेकंड वाला आप जब दीजिएगा तो उसमें उसका पैसा आएगा, सेकंड वाला जब पैसा आएगा तो समय लगेगा, तो उसके बिजली में आप क्या करें, थर्ड आपका पूंजी भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है, इसलिए बताया गया उधार नीति। अगर बिजनेस कोई उधार चलाता है यानी उधार का बिजनेस करता है, ज़्यादा उधार बेचता है तो उसको वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, अगर नगद बेचता है तो वर्किंग कैपिटल उसको कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को, कमेंट कीजिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, मगर हाँ आप लोग देखिए थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा तो आप लोग को लाइक करना बनता है, थोड़ा लाइक कर दीजिए। और आप लोग का जो भी है, मतलब आप लोग क्लासमेट या आप लोग का और भी जो दोस्त लोग हैं जो ऑलरेडी 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो कम से कम उन लोग को 2-4 आदमी कम से एटलीस्ट वीडियो आप लोग भेज दीजिए। तो पहले प्लीज़ लाइक कीजिए और 2-4 गो दोस्त को, क्लासमेट को श्योर इस वीडियो को भेज दीजिए, उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा काम निकल जाएगा। ओके, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग का 46, आई थिंक यही लास्ट नहीं, 46 हाँ, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। ज़्यादा आप लोग हम टाइम नहीं लेंगे, आज हम थोड़ा लेट से स्टार्ट किए तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए कौन वाला हो गया हम लोग का 45, लास्ट एंड फाइनल 46 क्वेश्चन। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो बताया गया जिला मेंटेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट कम्युनिकेशन
यानी जिला मंच आयोग के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जिला मंच आयोग ये हम लोग किसका है, ये क्वेश्चन हम लोग का है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। यानी जो जिला यानी हर डिस्ट्रिक्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर कोर्ट होता है, तो इस क्वेश्चन में बताया गया उसका क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर कोर्ट है उसका क्या क्या विशेषता है वो आप हमको बताइए। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब इसको आंसर में डिस्कस करते हैं। पहले बताया गया है कि जुडिशियल लिगाइट्स कैन हैंड टू कंज्यूमर प्रोडक्ट कंप्लेंट अक्रॉस अप टू 1 करोड़। सेकंड पॉइंट बताया गया एस्टैब्लिशमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और थर्ड बताया गया यहाँ पर कंपल्सन इट्स हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अलोंग अदर क्वालिटी मेंबर। हिंदी में आप बताया गया फर्स्ट पॉइंट सुनाई की सीमा 1 करोड़ तक मामले शिकायत सुनाई जा सकती है। ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आई थिंक डिस्कस किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, एक हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट जो होता है मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो कोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम कितना पैसा तक हो सकता है 1 करोड़। तो यहाँ पर वही फर्स्ट पॉइंट बताया गया कि इसमें सीमा यानी सुनाने यानी कि आप जो केस कर रहे हैं उसमें अगर 1 करोड़ तक है आपका 1 करोड़ तो मुआवजा उसमें आप ले सकते हैं, हो सकता है उसमें डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड बताया गया इसका स्टाफ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में, ये तो क्लियर है, मतलब इसको जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप का कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बनाया, यानी आपका स्टेट में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट है और सब में 1-1 करोड़ का आप उस अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आप मतलब जो उसका नागरिक है वो उसमें 1-1 करोड़ तक मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ तक उस जिला में जो कोर्ट है उसका अंदर कंज्यूमर कोर्ट है उसमें वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट संरचना, इसके अध्ययन एक व्यक्तिगत होता है जो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जजिस बनने की योग्यता रखता है और साथ ही अन्य सदस्यों भी शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेन अध्यक्ष होता है यानी जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो लमसम बताया डिस्ट्रिक्ट जो यानी जो जिला का जो जज होता है उसका बराबर होता है या उसमें बहुत सा ऐसा भी मेंबर रहता है और साथ में बहुत सा उसका मेंबर भी रहता है। तो मेन तो आदमी जो मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट का जो मेन रहता है यानी जिसको हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष बताया गया, शायद हाँ अध्यक्ष बताया गया, वो हम लोग का वो जो होता है वो जो कोर्ट का जो जज होता है उसका बराबर का होता है या वो होता है और उसके साथ और भी बहुत सा मेंबर होता है। तो इसका 3 पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब 1 करोड़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बताया ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में अपना बनाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिला में बनाता है एक इस टाइप का कंज्यूमर कोर्ट। और इसका बताया गया इसका जो मेन आदमी होता है जो अध्यक्ष होता है वो जिला का न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जजिस्ट्रियल होता है, जज होता है, ठीक है। और इसके साथ और बहुत सा मेंबर भी शामिल होता है, ठीक है। तो अब आई थिंक कल भी ट्राई किया जैसे हम लोग का बीएसटी का जो था इसमें शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं था वेरी शॉर्ट में, हाँ आई थिंक ठीक है। तो हम लोग का अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव पहले हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया। अब कल आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन किया जाएगा, एक सेट कंप्लीट। जैसे एक कंप्लीट हो जाएगा वैसे आप लोग को इकोनॉमिक्स का एक सेट, वैसे ही आप लोग का ईटीपी का एक सेट और अकाउंट्स का जो सेट होगा वो काय कि बहुत सा अभी बच्चा लोग का जिसका अकाउंट्स अभी कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है मैक्स टू मैक्स सब शेयर पढ़ रहे होंगे अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा तो, ठीक है। तो 1-2 महीना लगेगा, उसके बाद आप लोग को शेयर हो गया, कैश फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ये सब जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में अकाउंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सब चैप्टर जैसे अकाउंट्स हम पढ़ाएंगे भी तो बहुत सा ऐसा नया चैप्टर आ जाएगा जो पढ़े नहीं, इसलिए अकाउंट्स का भी स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले सब कंप्लीट होगा या 2-3 सेट हो जाएगा उसके बाद अकाउंट का फर्स्ट सेट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया वीडियो। अब कल हम लोग फिर देखते हैं शाम को 7:30-8 बजे आप लोग फिर मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।